अच्छा, हम एक और मैच का बात कर लेते हैं, इंडिया के मैच की बात कर लेते हैं। कल आपके ख्याल से परफॉर्मेंस किस तरह की थी? गजाल आप बताएं। It was sad. It was हम्म। sad. मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता सोबिया जब आप अपने घर पे हम्म। एक बी या सी टीयर टीम आपके हम्म। पास आती है, वो एक्सपीरियंस लेने के लिए आती है, यंग यंग खिलाड़ी उसमें होते हैं, बिल्कुल। आप उनसे जब हार जाते हो तो इट्स सैड। अब हम्म। उसमें भी आप देखिए ना कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आ पाई, हम्म। फिर भी केएल राहुल स्टेप्ड अप और हम्म। उसने सेंचुरी स्कोर की। तो फिर भी अगर देखें उन दोनों के जब रन्स नहीं आए, बाकी ने परफॉर्म किया एंड दे सेट अप अ टोटल ऑफ 284 रन्स, ठीक है। वो भी केएल राहुल की जो सेंचुरी हो गई, शुभमन गिल की हाफ सेंचुरी, उसकी वजह से। बाकी की टीम डिड नॉट रियली डू वेल। और फिर बॉलिंग में गए तो दे लॉस्ट बाय 7 विकेट्स। न्यूजीलैंड चेज इट डाउन 286, 3 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें डैरल मिचेल once again who has been performing brilliantly over the last few months, उसने 131 स्कोर किए of 117 balls, अनबिलीवेबल इनिंग्स। और विल यंग के भी 87 थे जी। बॉलिंग में इनके 3 पेसर्स ने, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव स्पिनर ने भी एक एक विकेट हासिल की। तो आप ये देख लें कि आपसे अगर इस तरह की स्क्वाड जिसमें बड़े ज्यादा यंग यंग चेहरे हैं वो नहीं आपसे संभाले जा रहे हो, और जब कभी आपका अगर जो की प्लेयर्स हैं जिनको ये इस तरह कह रहे हैं कि इनके गंभीर अगरकर जोड़ी भी कह देती है ये तो अभी की परफॉर्मेंस है, अभी के कुछ नहीं कह सकते कि वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे। अगर उनकी तरफ से एक मैच में ज्यादा रन्स नहीं आते और अगर आपके हर मैच में जो की डिसाइडिंग फैक्टर है वो कोहली और रोहित शर्मा के रन्स ही बन रहे हैं, तो फिर आप देख लें कि वेयर इज योर टीम स्टैंडिंग। कि अगर अब फिर आप ये तो नहीं ना कह सकते कि कोहली और रोहित शर्मा की जगह बड़ी आसानी से हम लोग कर लेंगे, हमारे पास बड़े ज्यादा प्लेयर्स हैं। क्लियरली नॉट। मतलब उनकी लेगेसी किसी वजह से ही है ना कि उन्होंने इतने ज्यादा रन्स बनाए। और कोहली भी अभी वापस आफ्टर 4 years मेरे ख्याल से he's back to being number 1 in the ODI batting rankings because he has been absolutely phenomenal. तो ये देखें कि किसी वजह से वो वहां पे है ना जहाँ पे वो मुकाम उनको मिला है आज तक उनके हार्डवर्क की वजह से। सो इट्स नॉट इजी टू फिल देयर शूज। और इंडिया को जब जब ये नहीं कर रहे तब तब उनकी कमी महसूस हो रही है, और जब ये चले जाएंगे तब तब बहुत ज्यादा ही होगी। विच ब्रिंग्स मी टू माय पॉइंट कि दे शुड, no matter what, they should be playing in the 2027 World Cup. 2027 वर्ल्ड कप। हाँ। चलो ठीक है, लेट्स सी। मीरा, आपके ख्याल से कैसी परफॉर्मेंस थी? देखिए, स्लाइट डिसएग्री, नॉट ऑन द पॉइंट के रोहित विराट आर नॉट इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उनकी एक लेगेसी है, उनकी प्रेजेंस इनफ होती है बाकी टीम के लिए टू द परफॉर्म। मतलब विराट कोहली जब इतने रन्स बना देता है या रोहित शर्मा बना देता है तो बाकी टीम पर बर्डन कम हो जाता है, और उनका होना ही इतना सपोर्टिव होता है कि बाकी टीम भी परफॉर्म करती है। लेकिन आई थिंक ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो मैच मतलब इंडिया नहीं जीत सकता। अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो उसमें आपको केएल राहुल की सेंचुरी भी नजर आ रही है, आपको उसमें शुभमन गिल की हाफ सेंचुरी भी नजर आ रही है। मेरे ख्याल से इट वाज नॉट द बैटिंग, इट वाज द बॉलिंग। और बॉलिंग का रोहित या विराट से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, रन्स ऑन बोर्ड इतने इनफ नहीं थे, 300 तक अगर चले जाते तो शायद चीज, मतलब आप वही बात जो हम लोग अक्सर करते थे कि 20-30 रन ऊपर हो जाते, 10-20 रन ऊपर होते, शायद सिचुएशन चेंज हो जाती, बट वो होनी नहीं थी। बिकॉज कि बॉलिंग, अगर बॉलिंग वैसी नहीं डिलीवर हो पाई है, कोई स्पेल ऐसा नहीं आया कि जिसमें आप विकेट्स निकाल लेते लास्ट में आके या रन्स कंट्रोल कर लेते तो चीजें बेहतर हो जाती। बट यस, होता है समटाइम्स। अगर इससे पिछला मैच आप देखते हैं तो इंडिया बहुत अच्छा खेला था, बहुत जबरदस्त खेला था, उसमें विराट कोहली की सेंचुरी नहीं हो पाई, लेकिन ये है कि ऑल्दो वो मैच कंक्लूड कर गए एक अच्छे नोट के ऊपर। बट दिस टाइम इट वाज द बॉलिंग की तरफ से वो चीज डिलीवर नहीं हुई है, बट रन्स अच्छे थे, मतलब समवेयर संभाल लिया। केएल राहुल ने भी संभाल लिया और शुरू में शुभमन गिल ने भी इनफ रन्स दे दिए थे। तो अब बाद में जाकर जो है वो बॉलर्स के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि वो उस तरह से चीजें नहीं कर पाए। ऑल्दो ये कि ठीक है, न्यूजीलैंड का भी एक और मैच बाकी है, देखते हैं। मैच इंटरेस्टिंग था, अच्छा था। मुझे याद है कि जब मैंने लास्ट जहां पर एंड किया था वहां पर 83 बॉल्स पर 84 रन्स करने थे, तो आई वाज ऑलरेडी प्रेडिक्टिंग कि न्यूजीलैंड जीत चुका है। बट मेरे ख्याल से हमाद और कादिर हमारे साथ थे, तो उनकी, हमाद की ये प्रेडिक्शन थी कि नहीं, मतलब हो सकता है कि लास्ट में विकेट्स एकदम से गिरने लग जाएं या कुछ डिफरेंट हो जाए, बट वो नहीं हुआ। न्यूजीलैंड ने उसको संभाला है, और न्यूजीलैंड ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी टीम है। एक बार फिर न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया ओडीआई के अंदर, इससे पहले टेस्ट में उन्होंने व्हाइट वॉश किया था। तो उनमें ये दम तो है कि वो प्रेशर हैंडल करते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, वो किस तरह से मैच खेल रहे हैं, दे डोंट वरी अबाउट इट। हमें बड़ा टफ टाइम दिया न्यूजीलैंड ने हमारे मैदानों में ही आकर, बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी इन द ट्राई नेशन सीरीज बड़ा अच्छा खेल गए थे वो तब भी। तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग टीम है, और ओडीआई की भी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। कादिर साहब कल मौजूद थे, मैंने कादिर साहब से पूछा कि कादिर साहब क्या कहेंगे मैच के बारे में, तो कादिर साहब ने बड़े ना वो बुरे दिल के साथ कहा कि ना तो मेरी टीम है, ना मेरा कंट्री है, ना मेरे लोग हैं, मैं क्यों बात करूं उसके ऊपर ना। तो उसके ऊपर बड़े कमेंट्स अभी मैं देख रही थी आ रहे थे कि मतलब कादिर साहब ने इस तरह से कहा है, इतना सख्त होकर उन्होंने कहा है। सख्त तो समटाइम्स ये होता है कि आपको एज अ जर्नलिस्ट जो है वो
हर टीम के बारे में बात करनी पड़ती है, हर कंट्री के बारे में बात करनी पड़ती है। अगर आप फुटबॉल की बात करेंगे तो उससे पाकिस्तान के प्लेयर्स अच्छा, अगर हम ये देखते रहे हैं कि प्रीवियस हमारे शोज में वो बात करते रहे हैं, करते भी रहे हैं ना, मतलब अगर आप फुटबॉल की बात करेंगे तो उसमें हमारे प्लेयर्स तो नहीं खेलते हैं बट हम बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से कि ये तो कादिर साहब सामने होते तो जरा बेहतर तरीके से बात होती। मैं उन्हें कहती कि भैया आपने नाराज कर दिया हमारी ऑडियंस को। चले अगली बार जब कादिर साहब आएंगे तो फिर वो इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। इस तरह से नहीं कहना चाहिए। फिर उन्होंने आगे बात कंटिन्यू कर दी तो वो, वरना इस पॉइंट पे हम जरूर उनसे पूछते कि कादिर मतलब हुआ क्या है, इतनी किस बात की गैरियत एकदम से आ गई है। या फिर हम कह सकते हैं दिल बर्दाश्त हो गया शायद। हाँ, मतलब वो शायद वो केएल राहुल की सेंचुरी देखकर थोड़ा नाउमीद हो गए होंगे। हमारे प्लेयर्स को भी इतना अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। पता नहीं क्या होता है, या शायद उनको आइडिया नहीं था कि इंडिया हार जाएगा। अगर इंडिया हार रहा होता तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर? मैं इसके ऊपर तो कुछ नहीं कहना चाह रहा। मेरे ख्याल से इसके ऊपर तो तभी बात होनी चाहिए जब कादिर साहब यहाँ पे मौजूद होंगे। खैर आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉइंट। बाकी बात रही वही न्यूजीलैंड और इंडिया की, कि आप पिछला मैच भी उठा के देख लें, उसमें भी द डिसाइडिंग फैक्टर वाज विराट कोहलीज इनिंग्स। बिल्कुल ऐसा ही। He scored an unremarkable 93 runs. विराट कोहली इज एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर ना, they won the match, और उनको इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला था। इस दफा भी आप सारा स्कोर कार्ड उठा के देख लें तो शुभमन गिल और केएल राहुल, जिनको मैंने भी अभी नाम लिया था उनका, उनके अलावा द बैटिंग डिडंट रियली डू वेल। द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस, बॉलिंग तो ऑब्वियसली इट वाज अ कंप्लीट फेलियर ना, बिकॉज़ न्यूजीलैंड के बैटर्स ने कंप्लीटली डोमिनेट किया। बिल्कुल ऐसा ही है। रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज़ न्यूजीलैंड की जो स्क्वाड है जो कि अभी खेल रही है इंडिया में, इट्स नॉट देयर ए टीम। काफी ज्यादा इंडियन एक्स क्रिकेटर्स, इंडियन क्रिकेट एनालिस्ट, सब ने ये कहा है कि ये वाली जो स्क्वाड है न्यूजीलैंड की, यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने आए गए। ये दिख रहा है कि इन्होंने अपने इसमें कोई 7 से 8, कल की प्लेइंग 11 भी आप उठा के देखें ना, 6-7 लोग नए थे जो कि इतने आप उनको सीनियर क्रिकेटर्स नहीं कहेंगे। क्यों आए हैं? वो एक्सपीरियंस लेने आए, और अभी उनका फोकस जो है वो T20 पे। और जाहिर सी बात है वो इंडिया की टीम के साथ खेलेंगे तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा तो उनको अब आपकी ऑन दी अदर हैंड आपकी ए टीम खेल रही है, आप वो लड़के खिला रहे हो, स्पेशली द कोच जिन पे वो बड़े अरसे से एतमाद कर रहे हैं, उनको खिलाई जा रहे हैं। तो फिर लूजिंग एट योर होम ग्राउंड टू अ सी टियर टीम, that is something that the coach needs to look upon and see के exactly where did they go wrong। आप हमेशा कुछ प्लेयर्स पे नहीं कह सकते कि एक मैच में 1-2 प्लेयर से ही हमें परफॉर्मेंस चाहिए, खा वो बैटिंग हो चाहे खा वो बॉलिंग हो। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी लैग थी, जिधर न्यूजीलैंड ने काफी अच्छा किया बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। तो अब अगले मैच में देखना है कि, क्योंकि देखें इस मैच से पहले मैंने खुद यहाँ पे, मुझे याद है, बैठ के कहा था कि इंडिया शुड विन द मैच, और मैंने प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया ही जीतेगी। तो इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी एज वेल कि न्यूजीलैंड इस तरह से जीती। बहरहाल कोई बात नहीं, गेम है, गेम्स में टेबल्स टर्न हो जाती है। डायरेक्टली टू सी, हाँ, BSC टियर की टीम है, इतनी भी बात नहीं है। 6 से 7 नए लोग हैं, बट द हाउस इज ओपन फॉर डिसएग्रीमेंट। लेट्स सी कि आगे वाले मैच में क्या होता है। अच्छा, हमारे जमान खान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है BBL में, अनबिलीवेबल, बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग। उसने क्या कहते हैं, एक तो आप देखें शाहीन शाह अफरीदी की रिप्लेसमेंट पे गया हुआ है वो, और फिर ही डिलीवर्ड द बेस्ट फाइनल ओवर ऑफ BBL सो फार। अभी तक जितने भी सीजन हुए BBL के, उसमें आज तक फाइनल ओवर में 6 रन डिफेंड करना। इससे पिछला जो रिकॉर्ड था वो स्कॉट बॉलैंड के पास था, जिसने एक आखिरी ओवर में 7 रन डिफेंड किए थे, और जमान खान ने आखिरी ओवर में 6 हारिस रऊफ से 10 रन नहीं डिफेंड हुए थे। वो तो किसी मुकाबला यार, ये आप अच्छा वाला मूड में होता है, आप फिर हारिस रऊफ का नाम लेकर सारा एनर्जी खराब कर देती हैं आप। अभी मुझे पता उन्होंने फिर वर्ल्ड कप स्क्वाड में आ जाना, ज़मान खान ने नहीं आना, जाना है। अच्छा, मेरा एक ये वाला सवाल है कि ज़मान खान इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद, इतने अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद कहाँ गायब थे? क्यों हमें वो फील्ड पे नजर नहीं आ रहे थे, या फिर हमें वो स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे थे? वो गायब नहीं थे, मतलब गायब तो थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस से हम लोग ना वाकिफ नहीं है। उन्होंने जब परफॉर्म किया है, हम लोगों ने उनकी तारीफ की। उन्होंने PSL में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। और ज़मान खान की एडिशन पर हमेशा हम लोग बात करते रहे हैं कि ज़मान खान को होना चाहिए, यहाँ पे ज़मान को होना चाहिए। वो एक जहाँ पर बात होती है ना वसीम जूनियर की, उसके साथ ही समवेयर ज़मान खान की भी बात होती है। जब भी मैंने देखा है कि जब भी हम लोग स्क्वाड की डिस्कशन करते थे, तो ज़मान इज अ गुड प्लेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कि एक अच्छा स्पेल आपको ज्यादा हाईलाइट कर देता है। बट अगेन सलमान अली आगा की इनिंग्स, द फास्टेस्ट रन्स ही मेड, एंड देन ऑन द अदर हैंड ज़मान खान का स्पेल इन BBL, ये दोनों चीजें इन दोनों प्लेयर्स को, बाबर और हारिस को, टीम में आने से नहीं रोक सकेंगी। ये इस कह लें कि कड़वे सच से हम लोग जो है वो डिनाई नहीं कर सकते हैं कि मतलब हम ये कहेंगे कि हाँ एक मैच में कर दिया ठीक है, एक टूर्नामेंट में कर दिया ठीक है, एक लीग में परफॉर्म कर दिया ठीक है। आप दूसरी तरफ कहेंगे सलमान अली आगा एक मैच में इनिंग्स अच्छी खेल दी, तो हम नहीं कर सकते। बाबर ने भी आना है, हारिस ने भी आना है, ये कड़वा फैक्ट है जिससे हम रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। मगर ये होना नहीं चाहिए। मतलब अगर आपकी सिलेक्शन का मेयार BBL है, अगर आप ये देख रहे हैं कि शादाब BBL में परफॉर्म कर रहा है और वो टीम में खेल रहा है, तो फिर बाबर टीम में नहीं परफॉर्म कर रहा, फिर उसको टीम में नहीं होना चाहिए। रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको टीम में नहीं होना चाहिए।
हारिस नहीं कर रहा, नहीं होना चाहिए, जमान कर रहा है, उसको होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर तो मेयार बीबीएल है ना, कि आपने टीम अपनी बनानी है वर्ल्ड कप के लिए बीबीएल को देखकर, तो फिर बहुत सारे प्लेयर्स बाहर होते हैं और बहुत सारे प्लेयर्स वापस आते हैं टीम में। लेकिन अगर आपका मेयार वो नहीं है, तो फिर आप इस बात को भी ओपनली कहें कि हाँ, आप अपनी पसंद नापसंद बड़े बड़े नामों के ऊपर टीम बनाते हैं, स्क्वाड बनाते हैं, आप भी एक लीग की तरह आपको फेस चाहिए अपने स्क्वाड में, आपको टैलेंट नहीं चाहिए। बिकॉज अगर इस तरह के डिसीजंस अगर आप लेते हैं ना, तो फिर मैं कहती हूं कि हमारा मयार क्या है टीम में आने का खिलाड़ी का? जैसे अभी आप बात करते हैं कि बीबीएल अगर हमारा मयार नहीं है, हमारा फिलहाल स्टैंडर्ड क्या है जिसकी बेस पे हम सिलेक्शन करते हैं? देखिए, हमारा स्टैंडर्ड प्लेयर पावर तो है, जितना मर्जी आप कह लें आपने प्लेयर पावर तोड़ी है, आपने फॉर अ सर्टेन मोमेंट जरूर मोमोज ऑफ द टाइम आपने तोड़ी होगी पावर, लेकिन बाकी के मोमोज ऑफ द टाइम जो है वो आप प्लेयर पावर के साथ ही जाते हैं। आप बाबर को नहीं बदल सकते हैं, आप शाहीन को नहीं निकाल सकते हैं, आप मतलब अगर उन्हें निकालेंगे तो क्या आप सीरीज निकाल देंगे, कुछ सीरीज में निकाल देंगे। एशिया कप की हाइप उतनी नहीं होती है जितनी वर्ल्ड कप की होती है, वर्ल्ड कप का कंपटीशन ज्यादा बड़ा होता है। आपने एशिया कप से ड्रॉप कर दिया, ठीक है, आपने बाबर आजम को बिठाया रखा, फिर आपने देखा कि नहीं उस किस्म की एवरेज नहीं आ रही है, या अपना स्ट्राइक रेट उतना भी नहीं आ रहा, या रन्स उतने नहीं आ रहे हैं, तो आप बाबर को वापस ले आए। बट आप में इतने गट्स नहीं है कि आप बड़े टूर्नामेंट में लाइक वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के अंदर आप नए लोगों के साथ जाएं, और लोग जाते हैं, कंट्रीज डू दिस। मतलब अगर आप इंडिया को भी देखते हैं, मैं बार बार ये एग्जांपल देती हूँ कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को मतलब धक्का देकर डाल दिए एक ऐसी जगह पर कि जहां पर बड़े बड़े जाइंट्स के आगे उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने प्रेशर में परफॉर्म किया। तो ये एक बड़ी चीज काउंट, ये बात बहुत काउंट होती है कि ये प्लेयर बना है तो ये किसके साथ खेल कर बना है। तो हमने कभी ऐसा किया नहीं है। हम लोग सीरीज में प्लेयर्स को डालते हैं, उनका टाइम जाया करते हैं, जाया नहीं करते हैं, मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बड़े खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस, जो नए खिलाड़ी आते हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, वो परफॉर्म करते हैं कहीं ना कहीं सीरीज में, हमने ये देखा है, लीग्स में बस वो कर लेते हैं ना। लेकिन वही बात है कि वर्ल्ड कप में जाकर एक मैच में आप उन्हें डालेंगे और वो भी एक उस मैच में लेके जाएंगे कि जो उसके स्किल्स वहां से रिलेट नहीं कर पाते हैं। अब उस्मान तारिक है, उस्मान तारिक के बारे में हम सब कह रहे हैं कि वो श्रीलंका में खेलता है, आप उसको वहां नहीं लेकर जा रहे हैं, लेकिन आप उसको वहां ले जाएंगे कि जहां पर उसकी जरूरत नहीं होगी, तो फिर आप कहेंगे कि नहीं वो तो परफॉर्म नहीं करता इतना, ऐसा उसकी कोई फायदा नहीं हुआ। या जो लोग तो मतलब हमारी मैक्सिमम जो अवाम है ना, और जो ओपिनियन लीडर्स हैं, उनकी ना ये एक बड़ा एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है कि इसने परफॉर्म नहीं किया, इसको निकाल दो, उसको डाल दो, उसने किया, इसको निकाल दो, इसको डाल दो। ये इस तरह से, और ये सारा कुछ मेरे ख्याल से एक एक सीरीज के ऊपर ही ये लोग डिसाइड कर लेते हैं। सीरीज पर होता है, एक एक मैच पर होता है। अभी सीरीज चल रही होती है और आप प्लेइंग 11 में से फलां को ड्रॉप कर देते हैं, इसको बिठा देते हैं, नेक्स्ट मैच में वो खेलता नहीं है। इस तरह टीम्स नहीं बनती हैं। आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करनी पड़ती है अंटिल अनलेस कोई इंजर्ड हो जाए। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि कुछ खिलाड़ियों के केस में कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है, कुछ खिलाड़ियों के केस में बिल्कुल एक मैच पे डिपेंड करती है। अब जैसे हमने हारिस रऊफ वाली बात की है, हारिस रऊफ वाले केस में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी है, हर मैच में वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे। आप प्लेइंग 11 में नंबर्स की बात करें,